आज का अपना टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले एग्रीमेंट वर्ड का मतलब देखते हैं कि एग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। एग्रीमेंट वर्ड आपने सुना होगा कहीं पे, है ना? कहाँ सुना है? एग्रीमेंट, कोई भी दो लोग एक एग्रीमेंट करवाते हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई होती हैं जिसके ऊपर दोनों पर्सन एग्री करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। अब की बार हमारे पास ये जो एग्रीमेंट है किस किस का है? सब्जेक्ट का और वर्ब का। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, उस टाइम पे हमने पढ़ी थी चीजें कि वर्ब की शादी होती है सब्जेक्ट के साथ। तो अब वर्ब की अगर शादी सब्जेक्ट के साथ हुई है तो शादी होने का मतलब क्या बताया था? वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा कभी भी सेंटेंस में सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। ये एग्रीमेंट हुआ था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, अब इसी एग्रीमेंट को हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, करते हैं शुरू। देखो, एग्रीमेंट क्या हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक वर्ब का मूड खराब नहीं होता है तब तक। जैसे ही वर्ब का मूड खराब हुआ उसके बाद वो सब्जेक्ट की नहीं सुनेगी, फिर वो हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही था, लेकिन ये एग्रीमेंट काम कब तक करेगा? जब तक वर्ब का मूड खराब नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस एग्रीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में वर्ब जो आती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो हमें क्या करना है? हमें दो काम करने हैं। दो काम क्या करने हैं? पहला तो हम ये पता लगा लें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। दूसरा, ये पता लगा लें सेंटेंस में वर्ब कौन है। ठीक है, फिर दोनों का पता लगाने के बाद ये देख लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, तो अगर इन चीजों का हमें पता लग जाता है तो हमें बेवजह के ये जो रूल्स होते हैं ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? दो ही चीजें होती हैं, पहला तो पता लगा लो है कौन, दूसरा ये पता लगा लो कि सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को पहचानना सीखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम को जो करना या होना डिनोट करे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करे, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिसकी फॉर्म्स होती हैं, जिसकी आपके पास फॉर्म्स अवेलेबल है, वो क्या होगी? आपकी वर्ब होगी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, एसईएस फॉर्म है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर ऐसा कोई वर्ड मिलता है जिसकी ये पांचों फॉर्म्स बन रही है, इसका मतलब वो क्या है? वर्ब है। तो सिंपली वर्ब को पहचान लोगे। वर्ब को पहचानना इजी रहता है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करें अगर सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में काम नहीं भी होता है, काम भी नहीं होता, सब्जेक्ट तो उसमें भी होता है जहाँ पे कोई काम ना भी हो रहा हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन होनी जरूरी है। वो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन थी हमारी, या तो होना चाहिए नाउन या फिर होना चाहिए क्या? प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अलावा तीसरा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनता है। ठीक है, सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या फिर प्रोनाउन बनेगा। हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, याद है क्या? जो इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, स्टोरी में क्या पढ़ा था हमने? वर्ब की शादी होती है, उस शादी के लिए एलिजिबल कौन कौन था? या तो नाउन एलिजिबल था या फिर प्रोनाउन एलिजिबल था, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन और प्रोनाउन के पेरेंट्स थे, वो वर्ब से शादी कर नहीं सकते। एडवर्ब वर्ब के पेरेंट्स थे, वो भी शादी नहीं कर सकते। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कौन था? कनेक्टर्स थे, उनका काम था दो परिवारों को जोड़ना, वो भी शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के लिए एलिजिबल दो ही पार्ट ऑफ स्पीच थे, कौन से? नाउन और प्रोनाउन। तो वही चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर एलिजिबल दो ही तो सब्जेक्ट भी कौन बनेगा? ये दो ही बनेंगे, या तो नाउन बनेगा या फिर
प्रोनाउन बनेगा, तीसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो वो हु का आंसर होना चाहिए या फिर व्हाट का आंसर होना चाहिए। हु का आंसर होगा तो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा, व्हाट का आंसर होगा तो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन होती है अगर कोई काम हो रहा है तो डूअर ऑफ एक्शन, यानी अगर कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को करने वाला कौन होगा, सब्जेक्ट होगा। या फिर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर काम नहीं हो रहा है तो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या रहेगा आपका, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अच्छा एक बात, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर कोई वर्ड हु का आंसर हुआ या फिर व्हाट का आंसर हुआ तो वो नाउन या प्रोनाउन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मान लो अगर आपको नाउन प्रोनाउन पहचान में नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपली हु और व्हाट का आंसर चेक कर सकते हो। अगर कोई हु और व्हाट का आंसर दे रहा है और काम को करने वाला है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, तो वो हमारे सेंटेंस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पहली चीज, वर्ब को कैसे पहचानोगे, वर्ब को पहचानोगे उसकी फॉर्म्स से। सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़ी है इन तीनों, यानी एक काम अपना आसान हो गया, हमने दोनों को पहचानना तो सीख लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो जनरली प्रोनाउन में तो आप पहचान लोगे कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, आपको पता ही है। अगर आई की बात करूं मैं तो आई हो जाएगा आपका सिंगुलर, और अगर मैं वी की बात करूं तो वी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यू आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही काउंट होता है। ही, शी और इट, ये तीनों आपके होते हैं क्या, सिंगुलर होते हैं। और अगर मैं दे की बात करूं तो दे हमारा कैसा होता है, दे होता है प्लूरल। ठीक है, तो प्रोनाउन का तो सिंगुलर प्लूरल याद रख भी लोगे, पहले भी टेबल में करवा चुके हैं हम लोग, तो प्रोनाउन का पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं नाउन पे कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे नाउन का। भाई आपको सिंपली देखना है उस नाउन के साथ एस या ईएस लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। अगर नाउन के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, जनरल बात कर रही हूँ मैं, स्पेशल बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नाउन के वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस नहीं लगा हुआ होता फिर भी वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस लगा हुआ होता है फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। तो हम अभी फिलहाल जनरल बात कर रहे हैं। जनरली अगर आपको नाउन के साथ एस या ईएस मिलता है तो आपका कैसा रहेगा, वो वर्ड प्लूरल रहेगा। ठीक है, और अगर आपको नाउन के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं मिलता तो वो वर्ड कैसा रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई नाउन की, नाउन और प्रोनाउन की, यानी सब्जेक्ट की बात हो गई। अब अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब का जो, वर्ब की नेचुरल फॉर्म होती है वो होती है हमेशा प्लूरल। नेचुरल फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बेस फॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, जो आप लोग यूज करते हो। वो हमेशा कैसी रहती है, वो रहती है आपकी सिंगुलर, सॉरी वो रहती है प्लूरल। वर्ब की बेस फॉर्म आपकी रहेगी प्लूरल। और जब भी आप इस वर्ब के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस ऐड करते हो तो ये कैसी रहती है आपकी, फिर आपकी ये बन जाती है कैसी, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा प्ले, अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये प्ले कैसा है, अपने आप में प्लूरल है। अब अगर मैं इसी के साथ एस लगा दूं, मैंने लिख दिया प्लेज, अब ये कैसा रहेगा, अब ये रहेगा सिंगुलर। ठीक है, तो प्लूरल और सिंगुलर को पहचानने का तरीका क्या रहेगा, वर्ब का, अगर किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है इसका मतलब वो वर्ब कैसी है, सिंगुलर, और अदरवाइज अगर एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, जनरली होता भी यही है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो देखो, इज होती है, आर होती है ना, हैज होती है, हैव होती है, वाज होती है, वर होती है। तो देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी है, सिंगुलर है, और ये हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल। यानी जो भी हेल्पिंग वर्ब ये सिंगुलर होती है उन सभी के साथ आपको लास्ट में एस दिखता है हेल्पिंग वर्ब में भी। और इसके अलावा अगर कोई मेन वर्ब भी है, प्ले है, रीड है, वॉच है, लिसन है, हियर है, जितनी भी वर्ब की फॉर्म्स आपको पता है, सबके सब में से अगर एस लगा हुआ है या फिर ईएस लगा हुआ है
तो आपकी रहेगी सिंगुलर, अदरवाइज आपकी वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो दोनों को पहचानना सीख लोगे। हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता लग गया, हमें ये पता लग गया सब्जेक्ट कौन होता है, हमें ये पता लग गया वर्ब क्या होती है, हमें ये पता लग गया सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे बनता है, वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, प्लूरल कैसे बनती है। तो अब इस टॉपिक में कुछ ही नहीं बचा। अगर आपको ये चीजें पता लग जाती हैं तो आप इस टॉपिक को इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे वर्ब यूज होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सबसे सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं जो आप जनरली देखते हो, जिनका आप यूज करते हो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं थर्ड सेंटेंस की, एक बात बताओ, थर्ड सेंटेंस में राधा प्लेइंग आउटसाइड, इसके साथ इज आएगा या आर आएगा? मेरे हिसाब से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि राधा के साथ इज आएगा या फिर आर आएगा। सबको पता है इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, अगर मैं अगले बात करूं माय मदर, अब सबको ये पता है माय मदर के साथ इज आता है ना। अगर मैं आर यहाँ पे लिख भी देती तो भी कोई इसका आंसर आर नहीं बताता, सारे के सारे क्या बताते, इज बताते, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक की, वही सब्जेक्ट को पहचानना और वर्ब को पहचानना। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेंटेंस में। सबसे पहले आप ढूंढना कहाँ से शुरू करोगे, स्टार्टिंग से। अगर आपको स्टार्टिंग में ही तीनों कंडीशन मिल जाती हैं तो आपका वही सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में तीनों कंडीशन नहीं मिलती है तो फिर आप एक एक करके आगे चलते जाओगे, फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे, आगे देखोगे कि अगर जब तक देखोगे जब तक आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं राधा की। राधा नाउन है भाई, ये बताओ, किसी का नाम है? नाम है तो नाउन तो होगा ही, क्योंकि नाउन का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज का नाम। दूसरा देखो, खेलने का काम कौन कर रहा है, राधा कर रही है। मैं पूछूं हु इज प्लेइंग आउटसाइड, कौन, राधा। तो क्या राधा वर्ड हमारी तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नाउन है, हु का आंसर है। ठीक है, और इसके अलावा काम को कर कौन रहा है, राधा कर रहा है, तो राधा कर रही है, तो तीनों ही कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो राधा हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब अगर राधा सब्जेक्ट है तो राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये किसी एक पर्सन का नाम है तो राधा कैसा है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ में हम कैसी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, माय मदर इज या फिर आर कुकिंग फूड। अब माय आपको पता है, माय होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव के बाद, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद लिखा जाने वाला वर्ड ये क्या रहेगा, आपका नाउन रहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, नाउन है। ठीक है, मैं पूछूं हु इज कुकिंग फूड, तो कौन हो जाएगा, माय मदर, तो मदर क्या हो जाएगा, हु का आंसर भी हो जाएगा। तीसरा, खाना बनाने का काम कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, मदर कर रही है, तो तीनों ही कंडीशन अगर मदर वर्ड फुलफिल कर रहा है इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मदर है। अब मदर अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है मदर। अब अगर मदर सिंगुलर है तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे, तो हमने सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब की यूज की है। ठीक है, इस अब चलते हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस पे। सबसे पहले सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मैंने बोला यू माय फ्रेंड। ठीक है, अब यू वर्ड जो है प्रोनाउन है, आपको पता ही है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, प्रोनाउन हो गया। दूसरा मैं पूछूं हु आर योर फ्रेंड, या मैं बोलूं हु इज योर फ्रेंड, तो आप क्या बोलोगे, यू। अब दूसरी कंडीशन में फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन, यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, यू के बारे में ही बात कर रहे हैं। तीनों कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है,
यू वर्ड फुलफिल कर रहा है। अब अगर यू वर्ड तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? यू है। अब यू अपने आप में सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? यू के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यू के साथ आप किसका यूज करोगे? इज का यूज नहीं करोगे। किसका यूज करना है आपको? आर का यूज करना है। यू आर माई फ्रेंड। ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, देखो ढूंढना यहाँ से स्टार्ट करोगे। माई फ्रेंड आर यू मत कर देना। ये मत सोच लेना कि दोनों सेंटेंस सेम है। दोनों सेंटेंस सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दिए गए। ठीक है, इंटरचेंज कर दिए गए। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। अब देखो माय फ्रेंड, अब माय आपको पता है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हमने यहाँ भी देखा। अगर माय पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। पहली कंडीशन फुलफिल हुई, ये फ्रेंड वर्ड हमारा नाउन हुआ। दूसरी कंडीशन, मैं पूछूं हु आर यू, तो आप क्या बोलोगे? माय फ्रेंड। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है माय फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे? फ्रेंड के अकॉर्डिंग यूज करोगे। अब फ्रेंड है सिंगुलर, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, प्लूरल का यूज नहीं करोगे। यहाँ पे आर का यूज मत कर देना, गलत हो जाए। ठीक है। माई फ्रेंड इज यू, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों का ही मीनिंग सेम है, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट का है। यहाँ पे यू पहले आ गया, यू सब्जेक्ट की जगह आ गया तो यू हमारा सब्जेक्ट बन गया। यहाँ माई फ्रेंड पहले आ गया तो माई फ्रेंड हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट की कंडीशंस ध्यान रखनी है और हमेशा स्टार्टिंग से सब्जेक्ट को देखते हुए चलना है। जब तक ढूंढोगे, जब तक हमें सब्जेक्ट नहीं मिल जाता और हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, हम पहले वर्ड को देखेंगे। अगर वहां पे कंडीशन फुलफिल नहीं आ रही है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमें ये बोले कि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तब आप उस वर्ड को छोड़ सकते हो। उससे नेक्स्ट देखोगे, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट देखोगे। ठीक है, कर लोगे? आगे चलते हैं। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं कि कहाँ पे हमें सिंगुलर रखना होता है, कहाँ पे हमें प्लूरल रखना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। तो उन रूल्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलते हैं एक बार, ताकि वो बच्चे जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो पहचानने में, तो एटलीस्ट वो फिर रूल्स को रिवाइज कर पाए। हालांकि चलेंगे हर जगह लॉजिक से ही चीजें यही रहेंगी। जिसको ये चीज समझ आ गई ना, सब्जेक्ट कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, उसको रूल याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले रूल की। सबसे पहला, और अगर मैं बोलूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है, वो होता है प्रीपोजिशन। इस चीज का होगा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशन कौन थी? जो पहले स्थान ले रही थी। किससे पहले स्थान ले रही थी? किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से। यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। और नाउन और प्रोनाउन दोनों ही हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का। तो पहली चीज आप क्या ध्यान में रखोगे? क्या नहीं, कौन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो ध्यान रखो। कौन नहीं बन सकता? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिखती हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है क्या? बिहाइंड लिखा हुआ है। अब बिहाइंड वर्ड क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होती है। बिहाइंड क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होती है। अब ये अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ये क्या आया? नाउन आया। अब इस नाउन, ये जो नाउन है ये काम किस चीज का करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? ये प्रीपोजिशन के लिए क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो माउंटेन्स वर्ड हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट
बन नहीं सकता। उसके बाद अगर हम देखें, इज या आर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिचुएटेड हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद अपने पास एक ही वर्ड बचता है, वो वर्ड क्या बचता है, विलेज बचता है। कोई बात नहीं, इसकी भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी ये कंडीशन फुलफिल कर जाएगा। देखो सबसे पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए यूज होते हैं। कहीं भी अगर आपको आर्टिकल दिखाई दे गया तो उसके बाद आपको नाउन जरूर मिलेगा। तो पहली चीज आर्टिकल के बाद आया हुआ है तो नाउन हो जाएगा। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हुई, नाउन बन गया विलेज वर्ड। ठीक है, नाउन बन गया। दूसरी कंडीशन देखो, पहाड़ों के पीछे कौन स्थित है, कौन स्थित है, विलेज स्थित है। अब अगर इसके आगे हम बात करेंगे तो वो बात किसके बारे में करेंगे, विलेज के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है विलेज, ये हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट की तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। और अगर ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, विलेज के अकॉर्डिंग। अब विलेज अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे, सिंगुलर यूज करोगे। यहाँ पे आप इज का यूज करोगे, आर का यूज मत कर देना। ठीक है, ये सोच के कि हाँ माउंटेन्स स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो माउंटेन्स के साथ आपने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये प्लूरल वर्ड था तो इसके साथ आप क्या कर दोगे, आर कर दोगे। और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार करोगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, और उस वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कौन सी होंगी जो जनरली आपको बहुत बार मिलती होंगी, बाय मिलेगी, कहीं कहीं विद मिलेगी, कहीं अलोंग विद मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की प्रीपोजिशन है जो आपको बहुत बार मिलेंगी। बिहाइंड मिलेगी जो यहाँ है भी, फोर मिल जाएगी। इस टाइप की प्रीपोजिशन है जो आपको मिलेंगी सेंटेंसेस। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना भाई, ये प्रीपोजिशन इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कंजंक्शन, जो कि हमने कल पढ़े थे। हमने कल पढ़े थे कोरिलेटिव कंजंक्शन, या फिर इनको हम बोलते हैं क्या, पेयर कंजंक्शन भी। कोरिलेटिव या फिर पेयर कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव या पेयर कंजंक्शन का मतलब क्या था, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी ये वो कंजंक्शन थे जो हमेशा जोड़े में आते हैं, हमेशा एक साथ आते हैं। ठीक है, कौन से थे वो, तीन कंजंक्शन हमने कल पढ़े थे। कौन से थे, पहला था आइदर और, दूसरा था क्या, नाइदर नोर, तीसरा क्या था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन पेयर हमने पढ़े थे, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको एक वर्ड इसके बाद लिखा हुआ सिंगुलर मिले, मैंने बोला था कि दोनों सेम को जोड़ेंगे, यानी अगर आइदर के बाद नाउन आया हुआ है तो और के बाद भी नाउन या फिर प्रोनाउन आ सकता है, प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है नाउन को। इधर अगर प्रोनाउन आया हुआ है तो इधर भी नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं। अब दोनों जगह सेम नाउन हो ये जरूरी नहीं, सेम मीन्स सिंगुलर हो दोनों जगह ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक जगह सिंगुलर हो सकता है एक जगह प्लूरल हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करें, किसको सही माने किसको गलत माने, अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करें या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करें, वो देखते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस लिख रही हूं मैं। मैंने लिखा आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके पास वही सिंगुलर और प्लूरल, यानी आइदर हैज और है। ठीक है,
दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, सेम बेस्ड है यही पेयर कंजंक्शन के ऊपर। एक जगह आइदर लिखा हुआ है, एक जगह और लिखा हुआ है। आइदर के बाद राम लिखा हुआ है जो कि कैसा है, सिंगुलर है। और के बाद हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि कैसा है, प्लूरल है। ठीक है। नाइदर के बाद राधा लिखा हुआ है जो कि कैसी है, सिंगुलर है। और नोर के बाद हिज सिस्टर्स लिखा हुआ है जो कि कैसा वर्ड है, प्लूरल है। एक जगह सिंगुलर, एक जगह प्लूरल, एक जगह सिंगुलर, एक जगह प्लूरल। तो हम अब किसको सही माने, किसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करें, यहाँ सिंगुलर लिखें या फिर प्लूरल लिखें। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ, आपके पास, आपके पास नहीं, आपके पेरेंट्स के पास दो ऑप्शन है। मान लो आपके घर के नज़दीक जो भी सिटी लगती है उसमें कोई कोर्स अवेलेबल है, आपको सेम फैकल्टी वहाँ पढ़ा रही है। ठीक है। घर के पास मान लेते हैं भिवानी है, जैसे भिवानी में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, फैकल्टी पढ़ा रही है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मान लो चंडीगढ़ बात करते हैं, अब चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भी आप सेम फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, सेम फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो किसको कहाँ भेजना प्रेफर करेंगे, आपको कहाँ भेजेंगे, भिवानी भेजेंगे कि चंडीगढ़ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, जो आपके नज़दीक लग रहा है। अगर आपको सेम फैकल्टी मिल रही है, सेम फैसिलिटी मिल रही है, तो घर वाले तो नज़दीक वाले को ही प्रेफर करेंगे ना, दूर थोड़ी ना भेजेंगे, नहीं भेजेंगे ना। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब वर्ब जो है ना, वर्ब क्या करेगी, हमेशा पास वाले नाउन को ही प्रेफर करेगी। वे जब सेम चीज यहाँ है, सेम यहाँ है, ये राम जो है ना वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, हिज फ्रेंड्स भी क्या बन सकता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, दोनों ही सब्जेक्ट हमारे बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कंजंक्शन जो होता है वो कभी भी अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ये नहीं बोलता कि मैं सब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, वो बना सकता है, वो बनाता भी है। ठीक है। तो कंजंक्शन का ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ प्रीपोजिशन बना करती है। तो जब ये भी बन सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, तो वर्ब प्रेफर किसको करेगी, जो उसके पास होगा। अब उसके पास कौन है, राम है या फिर हिज फ्रेंड्स है, पास तो फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स कैसा है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल है। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अब पास वाला नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे रखोगे, प्लूरल रखोगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस की बात हम करते हैं, नहीं, नीदर राधा नोर हिज सिस्टर्स। अब वर्ब के पास कौन सा वर्ड है, हिज सिस्टर्स है या फिर राधा है, वर्ब के पास है हिज सिस्टर्स। तो जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग। अब पास वाला कौन सा है, सिस्टर, सिस्टर्स कैसा है, प्लूरल। तो आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ठीक है। तो कंजंक्शन के केस में, पेयर कंजंक्शन के केस में ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है अपना, देयर बोल सकती हूँ मैं या फिर वंस देयर, हेयर बोल सकती हूँ, हेयर देयर या फिर वंस देयर, दोनों में। अच्छा, एक चीज आपको पता है, हेयर है या फिर चलो पहले एग्जांपल्स लिखते हैं उसके बाद देखें। देखो, तीन सेंटेंस लिखे हैं, वही बेस्ड है हेयर देयर या फिर वंस देयर पे। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं हम, वंस देयर। अच्छा, ये स्टोरी आपने सबने सुनी होगी तो पक्का आप पहले ही बता दोगे, वंस देयर के साथ हम वाज का यूज करेंगे, वंस देयर वाज ए करो था स्टोरी में, तो यहाँ भी क्या आएगा, वाज आएगा। ठीक है। सही भी है आपका आंसर, गलत नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी वही वंस देयर था,
सब्जेक्ट की जगह पे, और यहाँ भी वही वंस देयर है सब्जेक्ट की जगह पे। अगर दोनों जगह सेम ही सब्जेक्ट है तो यहाँ अगर हम सिंगुलर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें कैसा वर्ड यूज करना है, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने वाज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे? वर का यूज करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो वंस देयर है ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का काम क्यों नहीं कर रहा है देखते हैं। अच्छा, एक बार इसकी हिंदी बनाना जरा। वंस देयर वाज ए करो, एक बार एक कौवा था, यही होती है हिंदी, है ना। एक बार एक कौवा था। मैं आपसे पूछूं कब था एक कौवा, क्या बोलोगे? एक बार। यानी ये जो वंस देयर वर्ड है ये हमारा किसका आंसर बन रहा है? ये आंसर बन रहा है वेहन का। किसका आंसर बन रहा है ये? वेहन का। अब हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी सब्जेक्ट बनने के लिए, उसमें ऐसा था कि वेहन का आंसर हमारा सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता ना। वेहन का आंसर सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ अगर ये वेहन का आंसर है इसका मतलब वेहन का आंसर होता है एडवर्ब। वेहन का आंसर क्या होगा? एडवर्ब होगा। और आपको पता है एडवर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या फिर प्रोनाउन बन सकता है। और वेहन का आंसर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, या तो हु का आंसर बन सकता है या फिर वट का आंसर बन सकता है, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। फिर ये बच गया, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी। इसके बाद यहाँ अगर बात करें, अब ये ए क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद नाउन आता है, पता है, तो ये आपका नाउन बन जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बात भी किसके बारे में कर रहे हैं हम? आगे करो के बारे में ही तो बातें करते हैं कि वो इधर उधर गया, उसने ऐसे किया, वहां पे उसको पानी मिला, पानी कम था। आगे बात भी तो किसके बारे में करते हैं? करो के बारे में ही बात करते हैं। तो आप बात भी करो के बारे में कर रहे हो। ये करो नाउन भी है, ये करो हु का आंसर भी है। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा करो। अब सब्जेक्ट अगर करो बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? करो के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब करो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हमने यहाँ पे सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, वाज का यूज किया है, वर का यूज नहीं किया, ठीक है। अगर अगले सेंटेंस की बात करें, वंस देयर। अच्छा, अब आपको पता है ये वंस देयर देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए आपको? वंस देयर मतलब आंसर किसका है? वेहन का। और वंस देयर मतलब वेहन का आंसर है तो एडवर्ब है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा? टू किंग्स, यही सब्जेक्ट बनेगा। अब अगर टू किंग्स सब्जेक्ट बन रहा है तो किंग्स कैसा अपने आप में प्लूरल है। अगर किंग्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज करोगे? प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, सिंगुलर का यूज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड की बात अगर हम करें, हेयर। अच्छा, हेयर और देयर अगर ये भी आपको दिखे, ये आंसर होते हैं वेहर का। किसका आंसर होंगे ये? वेहर का। भाई हेयर कम्स नरेंद्र मोदी, यहाँ आते हैं नरेंद्र मोदी, कहाँ आते हैं? यहाँ। वेहर का आंसर होंगे हेयर और देयर। अब अगर ये वेहर का आंसर है तो सब्जेक्ट बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। वेहर का आंसर भी क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है। वेहन का आंसर होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और वेहर का आंसर होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। होते दोनों ही एडवर्ब है। अब अगर ये एडवर्ब है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट कौन बनेगा फिर? सब्जेक्ट बनेगा नरेंद्र मोदी। अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या है? सिंगुलर है, किसी का नाम है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे फिर? सिंगुलर। अब आपको पता है सिंगुलर कम है कि कम्स है? देखते ही पता लगा दो, पता कर लोगे ना। कि अगर एस लगा हुआ है इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। या वो वर्ब जिसके साथ एस लगा हुआ हो वो वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, अदरवाइज प्लूरल है। अब एस इसके साथ लगा हुआ है तो सिंगुलर कौन सी है? कम्स आपकी सिंगुलर है, और कम आपकी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है हेयर और देयर का। हेयर देयर आपको जहां कहीं भी दिखे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और वंस देयर अगर आपको कहीं भी दिखे तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट है आपका इट। अब आपको पता है इट किसका काम करता है? इट काम करता है मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। इट काम करेगा किसका? मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। इट के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी।
इट आपका डमी सब्जेक्ट का काम करता है, जिसका काम क्या होता है, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना, या फिर मैं इसको बोल देती हूँ डमी सब्जेक्ट। अब डमी वर्ड का मतलब आपको पता है, डमी क्या होता है, डमी का मतलब होता है डुप्लीकेट। इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट है। अब अगर ये डुप्लीकेट सब्जेक्ट है तो कोई ना कोई ओरिजिनल सब्जेक्ट तो सेंटेंस में प्रेजेंट होगा। तो अगर इट के बाद कोई भी और सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो वो हमारा कैसा रहेगा, मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो पहली चीज इट के बारे में जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इट के बाद आप जो भी यहाँ पे प्रोनाउन लिखोगे वो हमेशा कौन से केस में लिखोगे, सब्जेक्टिव केस में ही लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ आई, तो मेरे को आई लिखना पड़ेगा, मेरे को मी मैं नहीं लिख, क्या लिखूंगी मैं, आई लिखूंगी। क्यों लिखूंगी, क्योंकि इट का काम है मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। और अगर ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो सब्जेक्ट हमारा कौन से केस में लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इट इज आई। दूसरी चीज, अब ये चाहे डमी ही क्यों ना हो, चाहे डुप्लीकेट ही क्यों ना हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है। और अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो जो भी आप इट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस इट के अकॉर्डिंग ही आएगी। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे दे लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, या फिर शी कुछ भी लिख रखा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस इट के अकॉर्डिंग ही आएगी। और इट अपने आप में कैसा होता है, इट अपने आप में होता है सिंगुलर। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे इसके बाद। तो इट के बाद आपको इज यूज करना है, इट के अकॉर्डिंग आप एम का यूज नहीं करोगे, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है देम का यूज नहीं करना, किसका यूज करोगे, दे का यूज करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाज का यूज करोगे कि वर का यूज करोगे, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इट के अकॉर्डिंग यूज होगी। और इट अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है। जब इट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो वाज और वर दोनों में से सिंगुलर कौन सा होता है, वाज सिंगुलर होता है, वर तो प्लूरल होता है, ठीक है। तो यही तक करते हैं आज। हमने 3-4 कॉन्सेप्ट देखे हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के। पहला देखा इट, इट के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। उसके पहले हमने देखा हेयर देयर, तो हेयर देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब यूज करोगे। वंस देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब यूज करोगे। पेयर कंजंक्शन में वर्ब हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है, जो भी वर्ब के पास होगा उसी नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और इससे पहले हमने कंडीशन पढ़ ली कि कब सब्जेक्ट बनता है, कब हमारा वर्ब बनती है, कब सिंगुलर बनते हैं, कब प्लूरल बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो।